हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सब जुडिस वाला जो घातक हथियार वाला वीडियो है वो हमारे बैंक पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब बहुत अच्छी तरह से गहराई से चीज़ों को सोचते हैं तो एक्चुअली मैं तो बहुत आहत हूँ ये देख करके कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 300A को इन दुर्योधनों ने द्रौपदी बना दिया है और इसका चीर हनन करने में लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा कौरव पांडव को कौरवों का जो दल है, और ये कौरवों का दल अच्छी तरह समझते हो मैं किसके बारे में कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार इन लोगों ने मानवीय संभावनाओं का, मानवीय संवेदनाओं का हत्या की है। मैं एक दूसरी चीज पूछना चाहता हूं आज, और बड़े सम्मान के साथ मैं वेंकटाचलम साहब से पूछना चाहता हूं आज। हालांकि उन पर हम काफी बातें कहते रहे, उनकी चुप्पी ने बहुत बड़ा नुकसान किया है हमारा। वेंकटाचलम साहब एक बात बताइए साहब, आपको बड़े दिन से जनरल सेक्रेटरी रहते हुए एआईबीए के हो गए और रिटायरमेंट के बाद भी आप जनरल सेक्रेटरी हो एआईबीए के। यदि आप रिटायरमेंट के बाद जनरल सेक्रेटरी एआईबीए के रहते हो तो स्वाभाविक सी बात है आप तभी रह सकते हो जब अपने साथ आप रिटायर्ड बैंक पेंशनर को लेकर चलोगे। यदि आप रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स को ही अलग कर दोगे तो आपका कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है और लीगल आपका कोई भी राइट नहीं है कि आप जनरल सेक्रेटरी बने रहो एआईबीए के, केवल और केवल जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनकी वेज रिवीजन के काम करने के लिए। अब मेरे समझ में नहीं आती कि किस हैसियत से आप बेस सेटलमेंट पर दस्तखत करते हो और सीएलसी की मीटिंग में भाग लेते हो। किस प्रकार आप यूआईपीयू के कन्वीनर बने हुए हो। बहुत सी ऐसी बातें जो आप कर रहे हो आपको अधिकार नहीं देता। अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आप रिटायर्ड हो और आप महासचिव रह सकते हो, बशर्ते आप रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के मुद्दे उठाओ। लेकिन 2015 में आपने रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों को आपने अपने दायरे से बाहर कर दिया नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी पर सिग्नेचर करके। सर, जिस समय आपने सिग्नेचर किए थे मुझे पता नहीं कि आप वर्किंग थे या रिटायर्ड थे। यदि आप वर्किंग थे, आपने सिग्नेचर किए तो बहुत अच्छा, कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप रिटायर हुए तो वही क्लॉज आप पर भी लागू होता है। आपको उसी समय जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ देना चाहिए था। तो इस समय आप जो 12वां बेस सेटलमेंट जो सिग्नेचर हुआ है उस समय आप रिटायर्ड थे और 2015 के नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपने किस हैसियत से बेस सेटलमेंट पर सिग्नेचर किए और किस प्रकार से आईबीए ने इसको एक्सेप्ट किया और बैंकों ने एक्सेप्ट किया। और यदि आप 2015 में रिटायर्ड थे और आपने रिटायर्ड को पेंशनर्स को अलग कर दिया कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप तो दस्तखत कर ही नहीं सकते थे। इसको दस्तखत को केवल और केवल जो वर्किंग एम्प्लॉयज की यूनियन है वो कर सकती थी, आईबीए कर सकता था, दूसरे कर सकते थे। और कितने ऐसे लोग हैं जो पदाधिकारी हैं 2015 में रिटायर्ड थे और उन्होंने दस्तखत किए या 2015 के बाद रिटायर्ड हो गए हैं और अभी भी वो पदाधिकारी बने हुए हैं। एक ये मॉरल डायलेमा बन चुका है, एक लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बन चुकी है। आप पद पर नहीं रह सकते हो इस समय। या तो 2015 का जो क्लॉज आपने सिग्नेचर किया उसको हटाइए, आपको मॉरल ग्राउंड पर आप बन सकते हो, लीगली भी बन सकते हो। लेकिन जब आपने रिटायर्ड को हटा ही दिया तो एज ए रिटायर्ड पेंशनर, एज ए पेंशनर रिटायर्ड पर्सन, आप किसी भी हालत में जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनके बेस सेटलमेंट में या किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन में आप भाग नहीं ले सकते हो।
ये लीगली भी करेक्ट है और ये मॉरली भी करेक्ट है। तो क्या आपने अपना मॉरल बेच दिया है, या गिरवी रख दिया है, या आपकी आत्मा बिल्कुल मर चुकी है कि आप दूसरों को तो अलग कर देते हो लेकिन आप उसी में घुसे हुए हो? तो भाई आप किस हैसियत से वहां घुसे हो और इन वर्किंग एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन और चंदा लेते हो? यदि आपने 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के दस्तखत कर रखा, जब आपने पेंशनर्स को निकाल ही दिया, तो एज ए पेंशनर आप वर्किंग एम्प्लॉय से लिए जाने वाले चंदे को अपने काम में नहीं ले सकते हो। ये एक ऐसा मुद्दा है, शायद ये ध्यान में कभी बैंक पेंशनर के ध्यान में कभी गया नहीं, अब ये जाएगा। हर पेंशनर ये पूछेगा कि सब आप जब हमें अलग कर ही चुकी हो तो आप हमसे अलग कैसे? आप भी रिटायर्ड पेंशनर हो, रिटायर्ड हो, आप भी एक पेंशनर हो, हम भी एक पेंशनर हैं। जब हमको अलग कर ही दिया आपने तो आप वहां क्यों हो? आप मलाई क्यों खा रहे हो इन रिटायर्ड वर्किंग एम्प्लॉयज की, जो हर महीने आपको पैसा मिलता है और आप क्या नाम है बड़े बड़े एसीज में घूमते हो, बड़े बड़े क्या नाम है एरोप्लेन में चलते हो और अपनी पॉलिसी दूसरों पर थोपते हो। आईबीए से, बैंकों से और डीएफएस से हम अनुरोध करेंगे कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि ये व्यक्ति जब ऑलरेडी पेंशनर और पेंशनर को ये निकाल चुका है वहां से, तो किस हैसियत से ये मीटिंग्स में, बेस सेटलमेंट में, सीएलसी की मीटिंग में, डीएफएस के साथ मीटिंग में किस हैसियत से पार्ट लेता है? और यही नहीं, दूसरे भी यदि कोई हैं ऐसे जो रिटायर हो चुके हैं, अभी वर्किंग एम्प्लॉयज के भाग्य निर्माता बने हुए हैं, जो भाग्य विधाता बने हुए हैं। और हम सभी बैंक पेंशनर से अनुरोध करना चाहेंगे, सबको का पता है, हमें बताएं कि बैंक टचलम जी इसे रिटायर्ड हैं, ये कब रिटायर हुए थे, और इन जैसे और भी रिटायर्ड हैं जो है पदों पर बैठे हुए हैं और जो पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जब इनको निकाल ही दिया तो इनको क्या इंटरेस्ट है यहां पर पड़े रहने का? स्वाभाविक सी बात है, कुछ न कुछ मॉनेटरी प्रॉफिट मिल रहा होगा, कोई न कोई इनको कहीं कहीं से ताकत मिलती होगी, कोई राइट मिलता होगा जिसको ये यूज करते हैं। अपनी जनरल सेक्रेटरी पद का दुरुपयोग करते हुए ये बैंकों के जो बड़े बड़े अधिकारी उनको दबाव बनाते होंगे कई प्रकार के काम कराने के लिए। अब वो कई प्रकार के काम, कई प्रकार के लोन के भी हो सकते हैं, ट्रांसफर के भी हो सकते हैं, आपके परिवार को नुकसान फायदा पहुंचाने वाले के किसी प्रकार के हो सकते हैं। आखिरकार ऐसा क्या इंटरेस्ट है इस व्यक्ति को कि छोटा सा व्यक्ति जो पेंशनर है, बैंक में काम किया है, केवल और एक केवल महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी, पता नहीं हिंदुस्तान में कितने जनरल सेक्रेटरी हैं, पता नहीं कितने, 20,000 ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें, सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, कुछ इसके ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत 20,000 से ऊपर। इसका मतलब 20,000 जनरल सेक्रेटरीज हैं उनमें, और 20,000 में से एक ये बैंक टचलम है जिसने बैंक पेंशनरों का जीना दूभर कर रखा है। तो हम चाहेंगे बैंक टचलम साहब, आप अपना बायोडेटा प्लीज आप बताएं। बड़े सम्मान के साथ पूछ रहे हैं आपसे हम कि आप ये बताएं कि 2015 में जब आपने अपने को निकाल ही दिया सिग्नेचर करके, यदि आप वर्किंग थे तो ठीक है, निकाल दिया, कोई बात नहीं है, यानी जैसे ही आप रिटायर्ड हुए तो आप ऑटोमेटिक वहां से निकल जाते हो। आप वहां जनरल सेक्रेटरी के पद पर किस हैसियत से बने हुए हो और आप अपने हिसाब से दूसरों को प्रभावित करते हो, और किस हैसियत से आप वर्किंग एम्प्लॉय ऑफिसर्स का जो पैसा आता है आपके अकाउंट में, आपके जो यूनियन का अकाउंट है उसमें, किस हैसियत से आप उसको यूज करते हो। और दूसरा, आपने किस हैसियत से फिलिस्तीन को 5 लाख रुपए दिए थे, वो भी आप बताएं। और यदि नहीं करते हो तो ये बातें हमेशा के लिए सोशल मीडिया पर होंगी। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने ही भाइयों को घरों से निकालता है और दुर्योधन जैसे काम करता है और दूसरों की रोजी रोटी को छीनता है। अदरवाइज आप चाहते तो 2023 में पेंशन अपडेशन हो गया होता और ये सबजुडिस का जो नाम आया ये नहीं आया होता, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार इन पेंशनर को कोई फायदा मिले, क्योंकि आप अंदरूनी, वो कहते हैं ना,
जो कुछ लोग होते हैं, सैडिस्टिक टाइप के लोग, दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपके बारे में जानें कि आप वहाँ पर एज ए पेंशनर बेस सेटलमेंट में, वर्किंग एम्प्लॉय ऑफिसर के बेस सेटलमेंट के किस हैसियत से भाग लेते हो, किस हैसियत से आप सीएलसी की मीटिंग अटेंड करते हो, किस हैसियत डीफेस के पास जाते हो। हाँ, आप 2015 क्रॉस हटवाइए, आप एज ए रिटायर्ड व्यक्ति या पेंशन वहाँ रह सकते हो, क्योंकि आप यह कहा जाएगा कि आप रिटायर्ड हो, रिटायर्ड पेंशनों के लिए आप यहाँ पे हो। जब आपने अपने हाथ खुद ही काट लिए तो आप किस अधिकार से यहाँ पर पड़े हो। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।